नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका फिर से बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज बजट। 1 फरवरी को बजट आ चुका है और आपके सामने प्रस्तुत है। बजट 2026 एंड 27 दोस्तों सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। यह गवर्नमेंट की सोच, उसकी नीति यानी कि पॉलिसी और देश के 1 साल के भविष्य को तय करता है। इस बजट में किस सेक्टर को क्या मिला, उन सब पर चर्चा होगी। कहाँ पर कटौती हुई, कहाँ पर क्या हुआ, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने पूरा एक ही तरीके से इस बजट का सार, बजट एट ए ग्लांस तैयार कर दिया दोस्तों। सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, ये हर चीज़ पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, प्यारा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। कमेंट में ये भी बताना कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों खासकर जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, यूपी पीसीएस, एसएससी या जितने भी बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस या जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में है, ये वीडियो उनके लिए गोल्ड माइंस है दोस्तों। सो आज देखेंगे हम बजट एट ए ग्लांस 2026, सरल भाषा में, पॉइंट टू पॉइंट और पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड बजट है, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक लाइन आपके एग्जाम में नंबर दिला सकती है। तो एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना। आइए बात करेंगे 2026 पर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी यानी 1 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोस्तों, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। निर्मला सीतारमण जी हमारी जो फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है। चलिए बात करते हैं। ये एक ग्लांस में है, थोड़ा चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा हिंदी में भी है, आप इंग्लिश में जैसा देखना चाहो। देखिए, बजट एट ए ग्लांस प्रेजेंट बोर्ड एग्रीगेट्स ऑफ द बजट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ फिजिकल डेफिसिट और आपका रेवेन्यू डेफिसिट सब चर्चा हुई है। ये अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, इज नॉट कंपलसरी। मैं आता हूँ आपके डायरेक्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है। इस बार का जो एक्सपेंडिचर है, टोटल बजट है दोस्तों 2026 में, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वही आपका बजट होता है। तो जो आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो है 53,47,315 करोड़ रुपए। एक बार आंकड़ा याद रखना, 53,47,315 करोड़ रुपए, ये बजट का आंकड़ा है। यही आपका टोटल बजट है दोस्तों। जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे वो है 12,21,821 करोड़ रुपए। कितना है? 12,21,800 करोड़ रुपए आपका पूंजीगत व्यय है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं बात करेंगे जो इफेक्टिव यानी कि प्रभावी पूंजीगत व्यय है, वो 17,14,523 करोड़ रुपए, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गॉट माय पॉइंट? वहीं दोस्तों बजट अनुमान में 2026-27 में राज्यों को जो अंतरित, राज्यों का मतलब है कि जो ट्रांसफर किया जाएगा, जो रिसोर्स है हमारे, वो ट्रांसफर किए जाएंगे स्टेट्स के लिए, वो कितना है? वो कुल संसाधन है 25,43,000, यहाँ लिखता हूँ 25,43,769 करोड़ रुपए दोस्तों, जिसमें राज्य का हिस्सा, अनुदान, ऋण और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्गमन आदि शामिल है। गॉट इट? ये तुम्हारा बजट है, ये आपका बजट है दोस्तों। हाँ, एक और चीज, बजट पिछली बार से कितना वास्तविक में अगर देखेंगे तो वास्तविकता में पिछली बार से बजट 3,78,000, ये आंकड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 3,78,262 करोड़ रुपए बढ़ा है। इतना इंक्रीज है, प्लस है, ऐड है। तो सोज द इंक्रीमेंट ऑफ दैट बजट 3,80,263 करोड़ ओवर एक्चुअल बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। तो 2024-25 के बजट से कितना है? 3,78,263 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बार इतनी वृद्धि को ये दर्शाता है। गॉट माय पॉइंट? टोटल बजट पता चल गया, 53,47,315 करोड़ रुपए। बार बार मैं बताता रहूंगा, याद रखना। अब मैं बजट का सार बताता हूँ, एक ही ग्लांस में है ये, समझिए। जो राजस्व प्राप्तियां दोस्तों, जो राजस्व प्राप्तियां हैं यानी कि रेवेन्यू रिसीट की बात करेंगे, तो आप बजट अनुमान पिछला जो 25-26 का बजट है उससे मैं कंपेरिजन करके बताऊंगा जो 26-27 में है। तो पिछले जो बजट एस्टिमेट में थी, ये थी 34,20,409 करोड़ रुपए। जो हमारी रेवेन्यू रिसीट से मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी रेवेन्यू रिसीट थी 25-26 में थी 34,20,409 करोड़ रुपए। और इस बार जो बजट अभी आया है 1 फरवरी को, आज के दिन जो आया है, उसमें है 35,33,150 करोड़। कितना है? 35,33,150 करोड़ रुपए हैं दोस्तों।
ये एक्चुअल बजट होता है, ये रिवाइज एस्टिमेट है। फिलहाल हम बजट एस्टिमेट पे बात कर रहे हैं, ये याद रखना आंकड़े। वहीं दोस्तों ये रेवेन्यू रसीद की बात कर रहा हूँ, ये किसमें कितना है मैं इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। वहीं मैं बात करूंगा पूंजीगत प्राप्तियों की, जो कैपिटल रिसीट है, जो कैपिटल रिसीट थी, जो बजट अनुमान था हमारा 25-26 में, वो कितनी थी? 16,44,936। ये आंकड़े याद रखना, 16,44,936 करोड़ रुपए दोस्तों। इस बार के बजट में है 18,14,165 करोड़ रुपए। देखो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, फालतू की चीजें नहीं, फालतू की खिटपिट नहीं चाहिए मेरे को। आपको पढ़ना है, यहाँ से नोट्स बना लो जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। तो कैपिटल रिसीट कितनी होगी आपकी? तो कैपिटल रिसीट है यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां कितनी आपकी? 18,14,165 करोड़ रुपए। ये आपका मैंने बताया रेवेन्यू रिसीट, ये है RR यानी कि राजस्व प्राप्तियां। गॉट इट? अब इसमें रिकवरी ऑफ लोन, ये अदर रिसिप्ट, ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब आएंगे कुल प्राप्तियों पे। मैंने बताया था कि भाई कुल प्राप्तियों का मतलब यही है कि जो टोटल रिसीट है उसका मतलब है कि टोटल रिसीट जितनी है उतना ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा, और यही आपका टोटल बजट भी होगा, यही आपका टोटल बजट भी होगा। तो इस बार का बजट आपकी बात में यह है 53,47,315 करोड़ रुपए। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो दोस्तों जो टोटल रिसीट ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका टोटल बजट बनता है। जो इस बार का बजट है 53,47,315 करोड़ रुपए। याद रखने वाली बात। एक और चीज समझेंगे, ये 2025-26 का जो बजट था वो था 50,65,345। इस साल का जो बजट है करीब 3 लाख के आसपास जाता है, जो मैंने ऊपर बताया 3 लाख के कुछ आसपास प्लस में है, उतना ज्यादा है। और पिछले साल का बजट था 50,65,345, और इस बार का टोटल बजट बना है 53,47,315। यह बात होगी कि कुल व्यय यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने बताया कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर पिछली साल का था 50 लाख, सेम जितना बजट है, जितनी प्राप्तियां हैं उतना ही बजट था, 50,65,345। और इस साल का हमारा बजट है, मतलब टोटल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, वो है 53,47,315 करोड़ रुपए। गॉट माय पॉइंट? आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट और बात करते हैं। देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ चीजें, ये सब अगर आप कहेंगे राजस्व लेखा ही, आप पॉज करके चाहो तो जिसको पढ़ना है वो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको प्रभावी पूंजीगत व्यय। ठीक है, प्रभावी पूंजीगत व्यय से मतलब है कि जो पूंजीगत अस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान है, और पूंजीगत लेखा पर जो है यानी कि 12 और प्लस 13 को मिलाकर प्रभावी पूंजीगत व्यय जिसे बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी बात हो रही है। तो इस समय कितना है? यह 17,14,523 करोड़ रुपए, ये है हमारा इफेक्टिव एक्सपेंडिचर। पिछले साल कितना था? 15,48,282 करोड़ रुपए। राजस्व घाटे की बात करें दोस्तों, जो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जो राजस्व लेखा पर जिसमें से वो करेगा, जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें से अगर क्या है पहले वाले को घटा देंगे, यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां उनको घटाएंगे तो राजस्व घाटा निकल के आएगा, राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा दोस्तों। समझ रहे मेरी बात? तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो हमारा है इस बार 5,92,344 करोड़ रुपए। मतलब अगर परसेंटेज में देखेंगे तो वो इस बार है 1.5%। गॉट इट? कितना है? 1.5% के आसपास है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। और पिछली साल था इतना 5,23,846 करोड़ रुपए। अब आएंगे ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 17 लाख के आसपास था। अब बात हो रही है यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, ये कितना है? ये दोस्तों 99,642 करोड़ रुपए, ये क्या करोड़ में है, और ये परसेंटेज में है 0.3, तो ये कितना है? 0.3% के आसपास है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कितना हो गया? 0.3% है, याद रखना। पिछले साल भी सेम था 0.3%। अब बात होगी राजकोषीय घाटा, जो होता है फिजिकल डेफिसिट दोस्तों। फिजिकल डेफिसिट कितना है? ये हमारा पिछले साल था 15,68,936 करोड़ रुपए, तो परसेंटेज में था 4.4%। इस बार कितना है? इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 16,95,768, जो कि 4.3% के आसपास है दोस्तों, 4.3। यहाँ आंकड़ा लिख देता हूँ, पूछने को होता पूछ सकते हैं। 16,95,768 रुपए, ये हमारा क्या है? फिजिकल डेफिसिट है, और 4.3% के आसपास है, 4.3% के आसपास है फिजिकल डेफिसिट दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? प्राथमिक घाटा देखेंगे, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें अपन दोस्तों, तो प्राइमरी डेफिसिट जो है पिछली साल था इतना 2,92,000 के आसपास, इस बार है 2,91,91,000
2,796 करोड़ रुपए। याद रखना ये वाला आंकड़ा 2,91,796, ये प्राइमरी डेफिसिट। परसेंटेज में देखेंगे तो यह 0.7% दोस्तों, 0.7% है प्राइमरी डेफिसिट। ये आंकड़े याद रखना कि भाई आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है, मैं लिख दूं यहाँ 1.5%। ठीक है, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर का है, जो टोटल बजट में से हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 0.3%, और जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है इस बार है 4.3%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये लिख लो 100%, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राथमिक घाटा कितना है, दैट इज 0.7%। ठीक है, ये चीजें हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। चलो और देखते हैं कुछ प्यारी सी चीजें कौन सी कहां पर है। चलिए, केंद्र द्वारा राज्यों को पिछले वर्ष के लिए देय निवल राशि होने के कारण, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं, रेवेन्यू जो ये रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 इज एडजस्टेड बाई 9,084 करोड़ रुपए, यानी कि 9,084 करोड़ रुपए से जो पिछला जो है वो जो बजट है वो उसको एडजस्ट किया गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीवेबल बाई सेंट्रल फ्रॉम द स्टेट फॉर प्रायर ईयर्स। ठीक है, इसमें नकदी से इसमें ये सब कमी शामिल है, यानी कि इसमें क्या जो इंक्लूड है ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखेंगे। एनएसओ द्वारा जारी सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो जीडीपी अनुमान है कितना है, यह 39,30,393 करोड़ रुपए। वहीं 25-26 के लिए पूर्व अनुमान कितना था, यह था 35,71,335, 3,57,13,000 था। 3,93,00,000 है दोस्तों, ये 57 लाख है। ठीक है, 3,57,13,886 करोड़ रुपए, उसकी राशि में करीब 10% की वृद्धि हुई। एनएसओ के आंकड़े में पूछा जाए कि भाई पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी का अनुमान कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10%, ये पूछा जा सकता है। तो एनएसओ के अकॉर्डिंग कितना, एनएसओ के अकॉर्डिंग 10% की वृद्धि देखी गई है हमारे जीडीपी अनुमान में। ठीक है, कितने, 10% की दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब बात आएगी दोस्तों रुपया कहां से आता है। ये बजट 2026-27 के आंकड़े में है कि भाई रुपीज कम्स फ्रॉम, रुपीज कहां से आता है, रुपया कहां से आता है उसकी बात करेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा रुपया आता है, मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, सबसे ज्यादा रुपया आता है बजट में, वो कहां से आता है, जैसे 24 पैसा हो गया, 17 पैसा कहां से आता है, मैं इसकी बात करता हूँ। ये 25-26 का, ये 25-26 का दोस्तों, क्योंकि ये आंकड़े से मतलब है ये वाला बोरोइंग एंड ये बोरोइंग, ये इससे मैच कर रहा है ना, तो इसको हम करेंगे बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। लेकिन अभी बात हो रही है 26-27 के बजट की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया है उस पर चर्चा करते हैं। देखो 100 पैसे का होता है, ये 100 पैसे में से डिवाइड करेंगे सारी चीजें, 100 पैसे में से, याद रखना 100 पैसे में से होंगी डिवाइड। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कौन सा आंकड़ा लगा है, ये तो बजट में सबसे ज्यादा पैसा हमारा आता है। ये पूछ रहे हैं पैसा कहां से आता है, कम फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि पैसा कहां से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर बात करेंगे तो वो आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से दोस्तों। याद रखना नंबर 1 है, इसको रैंक मिली हुई, नंबर 1 पे है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, जहां से 24 पैसा मिलता है, मैं 24 पैसा मिलता है, नंबर 1 पर ये है। उसके बाद दूसरा सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, क्या आप देखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, नंबर 2 पर क्या है, ये वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, जहां से 18 पैसा आता है, कितना, 18 पैसा आता है कॉर्पोरेशन टैक्स है दोस्तों। ठीक है, नहीं इनकम टैक्स से आता है, नंबर 2 पर यहाँ ये भूल गए हम, इनकम टैक्स है, नंबर 3 पर है ये, 1 मिनट में मिटा देता हूँ, यही तो मिस्टेक हो रही है हमसे, चलो नहीं होगी आगे। नंबर 2 पर है 21 पैसा, तो इनकम टैक्स से आता है दोस्तों 21 पैसा, इनकम टैक्स से, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, वहां से 21 पैसा आता है, जो कि कितना है नंबर 2 पर दोस्तों, कितना, नंबर 2 पर। नंबर 3 पर है कॉर्पोरेशन टैक्स, जहां से 18 पैसा आता है। ठीक है, 18 पैसा कहां से, कॉर्पोरेशन टैक्स से, निगम कर से। नंबर 4 पर है जीएसटी एंड अदर टैक्स, जहां से आता है कितना, 15 पैसा, 15 पैसा यहां से आता है, मैं 100 पैसे में से डिवाइड कर रहा हूं, तो 15 पैसा जीएसटी एंड अदर टैक्स से आता है। उसके बाद बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है दोस्तों 10 पैसा, ये नंबर 5 पर है। ठीक है, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी वगैरह से आता है 6 पैसा, ये नंबर 6 पे है। ठीक है, 1 2 3 4 6 याद रख सकते हो। और नॉन डेब्ट कैपिटल से 2 पैसा आता है, और कस्टम से 4 पैसा आता है, समझ गए। तो नंबर 1 पर हो गया ये, जहां से बोरोइंग एंड लायबिलिटीज है, जहां सबसे ज्यादा पैसा आता है, ये आता है 24 पैसा। ठीक है, नंबर 2 पे हो गया आपका इनकम टैक्स, जहां से पैसा आता है 21 पैसा। ठीक है, नंबर 3 पे हो गया आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, जहां से आता है 18 पैसा, और नंबर 4 पे हो गया ये जीएसटी एंड अदर टैक्स, जहां से आता है 15 पैसा दोस्तों। और नंबर 5 हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहां से आता है 10 पैसा, ये नंबर 5 पे हो गया। नंबर 6 पे आपका कौन सा हो गया, ये हो गया नंबर 6 पे ये वाला एक्साइज ड्यूटीज, जहां से आता है 6 पैसा, ये नंबर 6 पे है। ठीक है, तो
1 2 3 4 5 6 आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि भाई नंबर 1 पे बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज, नंबर 2 पे हो गया इनकम टैक्स, नंबर 3 पे कॉर्पोरेशन टैक्स, नंबर 4 पे आपका जीएसटी एंड अदर टैक्स, नंबर 5 पे हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू और नंबर 6 पे हो गया यूनियन एक्साइज ड्यूटीज और नंबर 7 पे एक कस्टम हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका रुपया आता है, यानी कि रुपए का जो सोर्स है टोटल बजट में यहां से आता है दोस्तों। ठीक है, अब कहेंगे जी 100 पैसे में से क्यों? देखिए 53 लाख को आप एक 100 पैसा मान लो, ठीक है, अब उसमें से डिवाइड कर लो, 24% निकाल दो, करीब आपका बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज परसेंटेज निकाल दो, करीब करीब 12 लाख के आसपास 13 लाख के आसपास यहाँ से आएगा अप्रोक्सीमेट। उतनी जरूरत है नहीं कैलकुलेशन करने की, इतना समझो कि कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और ये कहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है दोस्तों। गॉट इट? चलो नेक्स्ट बात करेंगे, ये सब आंकड़े की जरूरत नहीं है, अब बात करेंगे भैया रुपया आता है तो रुपया जाएगा भी, रुपया आएगा तो रुपया जाएगा भी। एक और चीज बता दूं, अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे यहाँ पर 24 पैसा था, यहाँ पर भी 24 पैसे है, लेकिन यहाँ एक चीज समझिए, इस साल 25-26 में 17 पैसे आया था, किससे? कॉर्पोरेशन टैक्स से, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 18 पैसे, ये याद रखना, ये कंपेरिजन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये मैं ये बता, यहाँ पे आ रहा है 18 पैसे दोस्तों। वही बात करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स से कितना आया था? इनकम टैक्स से आया दोस्तों 22 पैसा, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 21 पैसा, मतलब इनकम टैक्स से हमारा कुछ ना कुछ गिरा है, हमारी जो जनरेट है, पैसा जनरेट हो रहा है वो थोड़ा गिरा है, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा बड़ा है इस साल, समझ रहे आप? वहीं अगर बात करेंगे जीएसटी एंड अदर, ये भी गिरा है दोस्तों, यहाँ पे 18 पैसा है जीएसटी वगैरह से, और यहाँ पर कितना है? 15 पैसा, समझ रहे आप? इस तरीके से कंपेरिजन करना चाहेंगे तो आप कंपेरिजन करने के साथ भी देख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? चलो अब बात होगी कि रुपया जाता कहाँ, कि वेयर रुपीज गोज टू इन बजट 2027, 2026-2027 के बजट में रुपये को हम कहाँ भेजने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भेज देते हैं चलो रुपये को। चलिए देखो, सबसे ज्यादा रुपया जाता कहाँ है, मतलब मान लो आपके पास अप्रोक्स 53,47,000 कुछ का बजट है, तो उसको मान लेते हैं 100 पैसे, 100 पैसे मान लो, ठीक है, 100 पैसे मान लेंगे आप। 100 पैसे में से देखेंगे कि भाई टोटल पैसा किधर किधर जाने वाला है। नंबर 1, सबसे ज्यादा पैसा आपको कौन सा आंकड़ा लग रहा है? देखिए सबसे नंबर 1 पे मुझे जो लग रहा है ये है, नंबर 1 पे है स्टेट्स का शेयर, यानी कि जो राज्यों को शेयर दिया जाता है टैक्स में से, वो होता है 22 पैसा, जो नंबर 1 पर है। तो 22 पैसा 100 में से स्टेट्स के शेयर ऑफ टैक्सेस में जाता है, नंबर 1 दोस्तों। नंबर 2 पे इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम बोरोइंग लेते हैं उसमें से 20 पैसा जाता है, जो 20 पैसा कहाँ है? वो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में। नंबर 2 पर जो हम बोरोइंग वगैरह अदर लायबिलिटी लेते हैं, तो भाई उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट पेमेंट में 20 पैसा हम 100 में से दे देंगे, मतलब इन टोटल से मिला के 42 पैसा हमारा चला गया, हमारे पास बचा अब 58 पैसा। अब देखते हैं उसके बाद हम कहाँ भेजेंगे रुपए को। अब इंटरेस्ट दे दिया हमने, तो हमारे पास अब 58 पैसे बचे। 58 पैसे में से दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो नंबर 3 ही आएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों, नंबर 3 में 17 पैसा हम यहाँ दे देंगे, प्लस 17 पैसे से हम अपनी गवर्नमेंट चलाना शुरू करेंगे कि भाई सेंट्रल की कुछ स्कीम्स हैं जो लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी उनकी भलाई के लिए हम स्कीम चलाते हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है? संचालित होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है, जिसमें हम 17 पैसा दे देते हैं। अब भाई हमने 17 पैसा दे दिया, अब 58 से 58 पैसा बचा था, 17 पैसा रह गया, अब कितना हमारे पास बचा? 41 पैसा। अब 41 पैसा बचा, उसमें से हम दोस्तों डिफेंस के बजट के लिए, हमें अपनी रक्षा भी करनी है, रक्षा करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे साधन चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन पाकिस्तान पाक पाक करता रहता है, तो हमें रक्षा भी करनी है। तो डिफेंस में हम कितना देंगे? 11 पैसा, तो 11 पैसा हम डिफेंस में लगा देंगे, तो नंबर 4 पे आ गया डिफेंस दोस्तों। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है? डिफेंस। उसके बाद नंबर 5 पे आएगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ये स्कीम चलाते हैं, वहां हम 8 पैसा दे देंगे। कितना? 8। तो नंबर 5 पे ये 8 पैसा यहाँ चला जाएगा, यहाँ 11 पैसा चला गया। ठीक है, उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर होते हैं वो 7 पैसा होते हैं, ये भी नंबर 6 पे है, और 6 पे ये है, ये भी है, जो अदर एक्सपेंडिचर है यहाँ पर भी 6 पैसा जाता है, और सिविल की जो पेंशन है वहां 2 पैसा जाता है, 2 पैसा हम यहाँ भी देते हैं सिविल की पेंशन में। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो ये पूरा 100 पैसा बैठेगा। देखो 20 ये हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इंटरेस्ट पेमेंट 42 हो गया, नंबर 3 पे ये हो गया 17 सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, 42 17 कितना हो गया? तो दे हो गया 59 59 के आसपास, 59 में 11 ये हो गया, तो ये हो गया 70 के आसपास, 70 पैसा यहाँ तक चला गया, इन 4 चीजों में 70 पैसा चला गया। फिर ये 8 और 7 15 ये हो गया, 85 हो गया, 85 और 7 और 2 9 और 6 15, ये मेजर सब्सिडी में जाता है। सब्सिडीज में दोस्तों 6 पैसा जाता है, कितना? 6 पैसा चला जाता है, सब्सिडीज में भी हम 6 पैसा देते हैं, तो 85 और 15 पूरा 100 हो गया। ठीक है,
चल मैं लिख दूं एक बार। नंबर 1 पे दोस्तों हम पैसा देंगे स्टेट्स के जो शेयर हैं, स्टेट्स के शेयर्स वगैरह में पैसा देंगे नंबर 1 पैसा, कितना 22 पैसा। ठीक है, कहाँ कितना जाएगा 22 पैसे के आसपास जाएगा ये 22 पैसा। 1 मिनट, ये 22 पैसा होगा। ठीक है, 22 पैसा के आसपास। नंबर 2 पर होगा, ये हो गया स्टेट का शेयर टैक्स इसमें। नंबर 2 पर होगा इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है इंटरेस्ट पेमेंट, वो कितना होता है 20 पैसे के आसपास। नंबर 3 पे जाएंगे हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जहां होता है 17 पैसा। नंबर 4 पे जाएंगे हम डिफेंस, डिफेंस में कितना 8 पैसा। नंबर 5 पे आएंगे हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह में, वहां भी 8 पैसा है। ठीक है, ये हो गया। नंबर 6 पे जाएंगे तो ये वाला और ये अदर एक्सपेंडिचर। ऐसे करके ये 6 दिशा में, मतलब 6 लोगों के पास ये पैसा पहुंच गया करीब 85 पैसे के आसपास। 15 पैसे इधर आ गए, कहां पर सिविल पेंशन में, और ये वाली मेजर सब्सिडीज में। सब्सिडी में 6 पैसा जाता है, याद रखना 6 पैसे मेजर सब्सिडी में जाते हैं हमारे। गॉट माय पॉइंट। रक्षा और प्रमुख सब्सिडी पर पूंजीगत परव्यय को छोड़ दिया गया है, एक्सक्लूड इन द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज। ठीक है, ये हो गया आपका बजट। तो बजट में ये रुपया चला गया, ये भी बात हुई है। यहाँ पर ये मैच कर सकते हो चाहो तो, यहाँ 22 पैसे गया है। ठीक है, यहाँ पे 20 पैसे गया है, यहाँ पे 10, फिर यहाँ 6। डिफेंस में इस बार 1 पैसा बढ़ा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके चीजें बढ़ सकती हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात होगी घाटे की सार की। ठीक है, घाटे की सार की बात करेंगे। देखो घाटे की सार की बात करेंगे दोस्तों। घाटे का सार मतलब जो डेफिसिट का स्टैटिक्स है उसकी चर्चा करते हैं। चलो पहला समझो, राजकोषीय घाटा है दोस्तों, यानी कि इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। 25-26 के बजट में दोस्तों जो बजट एस्टिमेट था करीब था 15,68,936। तो ये भाई 25-26 का बजट एस्टिमेट है 15,68,936। परसेंटेज में है 4.4%। यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज, ये 4.4% के आसपास। वही बात करेंगे जो हमारा इस समय बजट अनुमान है, बजट एस्टिमेट 16,95,768 रुपए है। और ये क्या है दोस्तों, याद रखना फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो 4.3% है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, मिस मत करना। तो ये है राजकोषीय घाटा कितना 4.3% फिजिकल डेफिसिट दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमारा राजस्व घाटा है। तो राजस्व घाटा 5,23,846 करोड़ रुपए था बजट 25-26 में, जो 1.5% के आसपास था। कितना 1.5%। इस समय कितना है 5,92,344, लेकिन अप्रोक्स देखेंगे तो ये भी 1.5% के आसपास बैठेगा। ये क्या है, ये रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो कितना है 96,654 करोड़ रुपए दोस्तों, 0.3% के आसपास, 0.3% के आसपास है। और जो कितना है 99,642 करोड़ रुपए, और जो बैठेगा 0.3% के आसपास, ये भी। तो ये है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों। वही प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, जो कितना था 2,92,598 करोड़ रुपए, यानी कि 0.8%, 0.8% के आसपास है दोस्तों। इस बार जो प्राइमरी डेफिसिट है वो यहाँ पर कितना है, थोड़ा कम है। कितना है 2,91,796 करोड़ रुपए, मतलब 0.7% के आसपास, 0.7% के आसपास है 2,91,796 करोड़ रुपए। ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट। क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। ये हमारे घाटे का सार है, हमारा घाटा है, ये हमारे डेफिसिट के स्टैटिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, पूरा बता दिया मैंने। फिजिकल डेफिसिट याद रखना कितना है 4.3, यानी कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है 4.3%, हमारा राजस्व घाटा है 1.5%, हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है 0.3%, हमारा प्राथमिक घाटा है 0.7%। ये आंकड़े याद रखना और अपनी नोटबुक में लिख लो दोस्तों इनको। ठीक है, चलो अब बात करेंगे राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों ये जहां से राजकोषीय घाटे का वित्त पोषित होगा, वहां से पैसा आएगा, सोर्स है उसकी बात है। जैसे जो हमारी डेब्ट रिसीट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऋण प्राप्तियां जैसे हम मार्केट बोरोइंग करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगी, यानी कि जो टी बिल वगैरह ट्रेजरी बिल्स वगैरह से लेते हैं, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स ये लेते हैं हम, स्टेट प्रोविडेंट फंड पीएफ से जो पैसा आता है उसकी बात हो रही है, इंटरनल डेब्ट एंड पब्लिक अकाउंट है, एक्सटर्नल डेब्ट से पैसा आता है। ये सारे वो स्टैटिक्स है। जैसे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बोरिंग से हम कितना लेंगे, टोटल जो डेब्ट रिसीट हमारी जो ऋण प्राप्तियां हैं वो है 16,63,066 करोड़ रुपए दोस्तों। कोई नहीं बताएगा ये वाला आंकड़ा, किसी को पता होगा नहीं बताएगा आई डोंट नो, लेकिन कोई बताएगा ना जल्दी। तो मार्केट की जो बोरिंग है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की है उससे हम करीब
73,210 करोड़ रुपए क्या करेंगे, रिसीट करेंगे, डेब्ट करेंगे, उधर उठाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे जहां से पैसा हम रिसीव करेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म जो होता है, टी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, उनसे करीब 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास उठाएंगे। सिक्योरिटी जो स्मॉल सेविंग्स है उनसे 3,86,772 करोड़ रुपए के आसपास, पीएफ फंड से 3,500 करोड़ रुपए के आसपास, ये सारी चीजें, और एक्सटर्नल डेब्ट से हम करीब 15,385 करोड़ रुपए, तब मिलाकर हमारा फिजिकल डेफिसिट कंप्लीट होगा 16,95,768 करोड़ रुपए दोस्तों, 16,95,768 करोड़ रुपए होगा दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ये हमारा क्या, फिजिकल डेफिसिट का कुल जोड़, ग्रांड टोटल। गॉट इट? ये हमारी, हाँ, ड्रॉन जो कैश बैलेंस है इसकी बात छोड़ दी, चलो ये याद रखना, डेब्ट रिसीट हो गई और टोटल हमारा कुल जोड़ हो गया जो राजकोषीय घाटे का है। ठीक है, ये डेब्ट रिसीट है नेट वाली, जो नेट है, क्योंकि इसमें से कुछ घटाया भी जाएगा, 16,69,000 में से करीब 6,60,000 करोड़ के आसपास घटाया भी जाएगा, 60 नहीं 35,000 करोड़ के आसपास। चलो उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये आंकड़े समझ लो थोड़े से। चलो अब बात करेंगे डिफिसिट का जो ट्रेंड है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या डायरेक्टली ऐसा आता है ना क्वेश्चन कि पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली जो हमारी जीडीपी घट रही है, बढ़ रही है या वगैरह वगैरह हो रही है, तो डेफिसिट का ट्रेंड देखते हैं दोस्तों। आप देखिए, मैं आंकड़ा बताता हूँ, ये हमारे 17-18 के आंकड़े, ये 18-19 के आंकड़े, ये 19-20, 20-21, 22-23, ये 21-22 सॉरी, 22-23, 23-24, 25-24, 25-26 का रिवाइज एस्टिमेट, और ये बजट एस्टिमेट जो हमारा 26-27 का है। तो आंकड़े आप देखेंगे यहाँ से, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है मैं उसकी बात करूंगा, ये फिजिकल डेफिसिट है, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट, ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ये है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एक मिनट, और ये ग्रीन वाला है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। समझ गए होंगे, ये बात समझ गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि भाई जो 2000, अगर यहां से देखेंगे, ये कोरोना काल था, ये कोरोना काल है दोस्तों यहाँ, तो कोरोना काल में आप देखेंगे ये जो डेफिसिट है क्या है, ये हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, देखो कोरोना काल में, मैं 20-21 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से पहले देख सकते हो बहुत ज्यादा नहीं था, ये फिजिकल डेफिसिट है हमारा, रुको ये वाला, ये हमारा फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कितना है, 19-20 में है 4.6% के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा, 3.3% के आसपास। वहीं उसके बाद देखेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 2.4, ये मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, जब कोरोना शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 1.6%। उसके बाद आप देखना चाहेंगे तो भाई 20-21 में कोरोना के टाइम पे ये जो डेफिसिट है कहाँ पहुंच गया, सबसे हाईएस्ट रहा है 2020-21 में, ये पूछा जा सकता है, ये आंकड़ा याद रखना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहे। फिजिकल डेफिसिट की बात करूं तो फिजिकल डेफिसिट पहुंच गया था 9.2% के आसपास। समझ रहे आप, जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना था, 9.2% था दोस्तों। वहीं 7.3% के आसपास क्या था, 7.3% के आसपास था रेवेन्यू डेफिसिट, ही 7.3%, और 6.1% के आसपास था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और वहीं बात करेंगे 5.7% के आसपास था प्राइमरी डेफिसिट। ये 20-21 के आंकड़े दोस्तों जो डायरेक्ट एस्केलेट हो गए। कितना एस्केलेशन हुआ है, समझ रहे आप। उसके बाद थोड़ी सी चीजें थमी, उसके बाद आप देखेंगे 24-25 और 25-26 में, ये 25-26 के जो रिवाइज एस्टिमेट में या 24-25 में, तो ये धीमे धीमे अगर आप देखेंगे 21-22 से कंसिस्टेंटली या 6.7%, 6.5, 5.5, 4.8, 4.4, 4.3, तो यहां से अगर हम कहें, ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है 21-22 से कंसिस्टेंटली, मतलब डायरेक्टली कंसिस्टेंट तरीके से गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, यस, क्वेश्चन होना चाहिए यस। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो, अगर मैं 20-21 से भी कहूं, क्योंकि 9.2% के बाद 6.7 हुआ, फिर 6.5 हुआ, 5.5 हुआ, ये आंकड़े देख सकते हैं आप। ये मैं आंकड़ा इसलिए समझा रहा हूं, जल्दी कोई नहीं समझाएगा ये ग्राफ्स दोस्तों, ये ग्राफ बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, नहीं समझा पाएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लो। ये क्वेश्चन समझने वाले हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं। क्वेश्चन एराइज होगा कि भाई क्या कोरोना के बाद से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंसिस्टेंटली डाउन हो रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है, यस, क्योंकि 9.2 के बाद आएंगे 6.75, फिर 6.5, फिर ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है जो कंसिस्टेंटली डाउन हो रहा है, गिर रहा है। सेम बात होगी रेवेन्यू डेफिसिट पे, 7.3 के बाद रेवेन्यू हमारा 4.4 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 2.5, 1.7, 1.5, 1.5, यस, आज कितना है
26-27 में 1.5 के आसपास। ये भी कंसिस्टेंटली दोस्तों लगातार कंटिन्यूसली 2020-21 से गिर रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? गिर रहा है मतलब कम हो रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 6.15, 3.3, 2.8, 1.5, 0.9, 0.6 और 0.3। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे भी आप गिरने का ट्रेंड देख रहे हैं। पिछले साल का जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट था दोस्तों वो 0.6 था। इस साल हमारा 26-27 में जो आज 1 फरवरी को बजट आया है, यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 0.3%। तो ये भी कंसिस्टेंटली पूरी तरीके से 20-21 के बाद से लगातार इसमें गिरावट या कम होता दिख रहा है। वही हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट की। ये भी 5.7 से लेके 3.33, फिर 2, 1.4, 0.8, इस बार कितना है? 0.7। याद रखना दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये भी अगर बात करें कंटिन्यूसली हमारा प्राइमरी डेफिसिट गिर रहा है। मतलब बात करें चारों डेफिसिट की, फिजिकल रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू या प्राइमरी डेफिसिट, चारों डेफिसिट जो है 20-21 के बाद, कोरोना के बाद, ये जो डेफिसिट का ट्रेंड है परसेंटेज ऑफ जीडीपी के अकॉर्डिंग, ये हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन समझो, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आ रहा है, 100% लगा लो, ये हमें कंटिन्यूसली ये कम होता हुआ, डाउन होता हुआ ये ट्रेंड दिख रहा है। गॉट माय पॉइंट? आई होप सो पूरा चार्ट आप समझ गए होंगे। कोई भी बात नहीं समझ आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब बात करेंगे ट्रेंड्स इन डेब्ट, जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी का है, ऋण की प्रवृत्तियां क्या रही हमारी, उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये है ट्रेंड्स इन डेब्ट, जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ऋण की प्रवृत्तियां। पहला है दोस्तों, ये रेड वाली लाइन है, ये शो करती है जो डेब्ट है, जो हमारे एफआरबीएम जो एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन है कि जितना कितना डेब्ट है, जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट है उसके हिसाब से कितना डेब्ट है उसकी बात हो रही है। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है डेब्ट एज पर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो हमारी रिसीट बजट है दोस्तों। मतलब रिसीट बजट है, हमारे ऊपर जो कर्ज की लायबिलिटीज है उसके हिसाब से कितना बजट है, उस वाली कितना डेब्ट है। चलो समझो, एफआरबीएम के हिसाब से देखें तो सेम उसी प्रोसेस पे आएंगे। 20-21 में हमारा जो डेब्ट था 61.4% था एज पर एफआरबीएम एक्ट, ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद से आप ट्रेंड देखेंगे, फिर 58.8% आया यहाँ पे, 58.8% के बाद 58.1, फिर 57, फिर 56.2, 56.1, आज 50.5.6% है। 26-27 में एज पर एफआरबीएम एक्ट हमारा जो डेब्ट है वो है 55.6%, 55.6% दोस्तों। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो डेब्ट है एज डिफाइंड बाय द एफआरबीएम एक्ट, इसमें कंटिन्यूसली 20-21 के बाद से लगातार गिरावट या कम होता हुआ दिख रहा है। कैसा? कम होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। सेम बात करेंगे जो हमारी लायबिलिटीज है, 20-21 में जो देखेंगे लायबिलिटीज कितनी एस्केलेट हुई। 19-20 में ये 50.7% थी, जो 60.7 मतलब डायरेक्ट 10% का इजाफा इसमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से आप ट्रेंड पकड़ेंगे तो ये 57.4% हुई 21-22 में, 22-23 में 56.6%, और उसके बाद फिर 23-24 में 56.4, फिर 24-25 में 55.2। इस बार हमारी जो लायबिलिटीज है कितनी है? 54.7%। 26-27 का जो बजट एस्टिमेट है वहां पर 54.7% है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आपको एज पर द स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जो हमारा रिसीट बजट है उसके हिसाब से, रिसीट बजट के हिसाब से भी दोस्तों। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है होता है तो आप ट्रेंड्स बता सकते हैं, हमारी जो डेब्ट है, हमारी जो ऋण की प्रवृत्तियां हैं, उनका ट्रेंड लगातार या कम होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? अब आएंगे प्राप्तियों पे, बात करेंगे रिसीट्स कहां से आती है, जो हमारी प्राप्तियां हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई कहां से कितना पैसा आएगा, इसकी बात करेंगे। गॉट माय पॉइंट? चलिए तो बात करेंगे इनकी प्राप्तियों की दोस्तों। पहली प्राप्ति हमारी रेवेन्यू रिसीट, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, मतलब टैक्स रेवेन्यू हमारा। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है उसकी चर्चा करेंगे, जो हमारा सकल कर राजस्व है दोस्तों, वो कितना है? वो 26-27 के बजट में है 44,04,086 करोड़ रुपए दोस्तों। और जो बजट एस्टिमेट था 25-26 वाला का बजट था, उसमें था 42,70,233 करोड़ रुपए था। गॉट माय पॉइंट? इस समय कितना है? 44,04,086 करोड़ रुपए। और जिसमें से सबसे ज्यादा देखेंगे तो निगम कर है, ठीक है, निगम करनी आय कर है, टैक्स ऑफ इनकम पे, यानी कि इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा रहा है 14,66,000 के आसपास, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 ये आ गया आपका निगम कर से 12,31,000 के आसपास आ रहा है, और जीएसटी से 10,19,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? जीएसटी से दोस्तों। ठीक है, ये सारे आंकड़े आप देख सकते हैं कि जीएसटी से कितना आया।
नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और। कुल राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर हमने बताया ये है 53,33,150 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, पूंजी प्राप्तियां यानी जो कैपिटल रिसीट है, इस पे आते हैं कैपिटल रिसीट। अच्छा, कर भिन्न जो राजस्व है वो है कितना, 6,66,288 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, 6,66,228 करोड़ रुपए है। कट मोमेंट। कैपिटल रिसीट पे आते हैं दोस्तों, जिसमें से नॉन डेब्ट रिसीट है वो है कितनी, 1,18,397 करोड़ रुपए। नॉट मोमेंट, 1,18,397 करोड़ रुपए है कैपिटल रिसीट दोस्तों। ठीक है, ये हमने ऊपर भी बताया, ये चीजें याद रखना। अब बात करेंगे ट्रेंड्स इन टैक्स रिसीट परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से, यानी कि कर प्राप्तियों में क्या रुझान है, लोग कितना कर दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किसका कितना परसेंटेज रहा है उस पर होगी बात, यानी कि जो कर से प्राप्तियां हैं। समझ रहे हैं आप? ये टैक्स रिसीट वाला जो ग्राफ है इसको समझाता हूँ। ये ग्राफ दोस्तों 2017 से 2017-18 से लेकर 2026-27 तक का बजट दर्शाता है। जो हमारा बजट है उसमें कर की जो टैक्स की प्राप्तियां, जो टैक्स रिसीट है उनको दर्शा रहा है, जो हमारी कर प्राप्तियां हैं उनको दर्शाएगा। जो येलो में है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स को दर्शाएगा, और जो ग्रीन में है ये इनडायरेक्ट टैक्स को दर्शाता है, और जो रेड वाला ये वाला ये हमारा ग्रॉस जो टैक्स रेवेन्यू है उसको दर्शाएगा दोस्तों। अब आप समझेंगे कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू क्या है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिलाकर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बना दोस्तों आपका। ऐसे समझो, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है दोनों को मिलाकर बनाया गया, इन दोनों का गठजोड़ है, ये समझो। 4.3 और 6.9 जोड़ेंगे तो 11.2% बनेगा। समझ गए? ये अपना ये क्या है डायरेक्ट टैक्स, और ये अपना इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए? ये कहानी है यहाँ पर। अब चलिए, ये जो डायरेक्ट टैक्स में बता दूं, इसमें इनकम टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को जोड़ा गया है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें जीएसटी हो गया अपना, याद रखना। जीएसटी के बाद जैसे हमारा एक्साइज हो गया, क्या हो गया, एक्साइज हो गया अपना। उसके बाद ये इनडायरेक्ट और सॉरी कस्टम भी है, क्या है, कस्टम्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट है, किसके, इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट है, जीएसटी, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है। अब मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं दोस्तों, तो जो हमारा 2017-18 में टोटल देखेंगे तो जो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 11.2% है। और जो 17-18 का एक क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकता है, क्या हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 2017-18 में 11.2% था, वही 2026-27 में 11.2% है? यस, दिस इज सिमिलर ऑन द 2026-27 बजट एस्टिमेट। हमारा टैक्स जो है टोटल जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 2017 और 18 के बराबर है। यस दोस्तों, 11.2% है। एक चीज सिमिलर होगी। उसके बाद ट्रेंड की बात करेंगे। एक्चुअल में आप देखेंगे 17-18 में कितना, 18-19 में देखेंगे यहाँ पर ये 6 है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट 5 हो गया, यानी ये कम हो गया है, ये यहाँ पर बड़ा है। वहीं 19-20 की बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पेंडेमिक इफेक्ट को 19-20 और 20-21 में, 20-21 में ये 5.2 से 4.8% रह गया, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है यहाँ पर। लेकिन पेंडेमिक जो इफेक्ट है, पेंडेमिक इफेक्ट के बाद 20-21 में, उसके बाद आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। क्या है, गिरावट देखने को मिली है पेंडेमिक इफेक्ट में। ये देखो कितनी गिरावट हुई है, डायरेक्ट टैक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद ये आता है ये वाला ट्रेंड, 20-21 के बाद आता है 21-22, 22-23, 23-24, 25, ये आता है पोस्ट पेंडेमिक या पोस्ट कोविड रिकवरी का टाइम दोस्तों, जहां से डायरेक्ट टैक्स लगातार बढ़ रहा है। देखो 4.8 था 20-21 में, उसके बाद 21-22 में हो गया 6%, वहीं 22-23 में 6.2%, 23-24 में 6.5%, फिर 6.7% और 25-26 में 6.8%, इस बार 6.9% देखने को मिला है। तो उसके बाद अगर बात करें हम, तो डायरेक्ट टैक्स दोस्तों लगातार 20-21 के बाद कंटिन्यूसली तरीके से डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है। ये बात आ सकती है, पूछी जा सकती है। 26-27 में अगर देखेंगे जो बजट एस्टिमेट है वहां कितना 6.9% के आसपास है दोस्तों। ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, कितना है डायरेक्ट हमारा टैक्स है 6.9% के आसपास। थोड़ा मिटा देता हूँ ये, एक मिनट ना, पूरी कहानी होगी बहुत ज्यादा 6.9% हो गया है। अब बात करेंगे कुछ और ट्रेंड की, तो ये लगातार 20-21 से बढ़ रहा है, ये बात याद रखी जाए, ये लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। इसके पीछे कारण क्या है ये मैं बताता हूँ। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इसके पीछे रीजन क्या है जो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। नंबर 1, बेटर टैक्स कंप्लायंसेस दोस्तों। दूसरा हमारा डिजिटल इकोनॉमी का भरपूर योग। तीसरा हमारा हायर कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स हैं वो देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्स में ये जो बेटर टैक्स कंप्लायंस है, अच्छे तरीके से टैक्स का नियोजन होना, लगाया जाना है, डिजिटल इकोनॉमी का यूज है ज्यादा से ज्यादा, हायर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं,
जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वगैरह हैं, इसलिए डायरेक्ट टैक्स 20-21 से लगातार एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, जो 6.9% है बजट 26-27 में। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं 5.4%, 5%, फिर ये हमारा 19-20 के आसपास आया 4.8% के आसपास इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स लगभग स्टेबल है, यहाँ देखेंगे आप थोड़ा सा ये पूछा जा सकता है कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स स्टेबल कंडीशन में है या स्लाइटली डिक्लाइनिंग कर रहा है, स्लाइटली डिक्लाइन हो रहा है। यस, आप 5.45, 4.5, 8 सॉरी 5.4, 5.5, 2, 5, 4 ये देख रहे हैं, तो ये स्लाइटली डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डायरेक्ट टैक्स पे। अगर मैं एक बात कहूं तो गवर्नमेंट दोस्तों लोगों का खून चूसना चाहती है, इनडायरेक्ट टैक्स में से कुछ काम नहीं करना है, डायरेक्ट टैक्स जो है लोगों का खून चूसने का काम कर रही है मेरे हिसाब से। तो ये चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर 20-21 में देखेंगे 5.4, 5.5, 2, 5, इस बार जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 4.3% है दोस्तों। कितना है? 4.3% है बजट के 26-27 में दोस्तों। ठीक है, ये मेरी बात समझ गए होंगे। और ऊपर भी आपने देखा जो 11.2% है, पिछली बार बजट 25-26 में जो रिवाइज देखा गया वो था 11.4%। ये भी पता रखना क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये जो है पिछले जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से पिछले बार के से बढ़ाया या घटाया, तो बट ये थोड़ा कम हुआ है, घटा है। कितना हुआ है? कितना? 0.2% के आसपास, क्योंकि ये 11.4 से 11.2 हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की पूरी कहानी। अब बात करेंगे दोस्तों केंद्र की नेवल प्राप्तियों में रुझान, लाख करोड़ों में की ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर। जो लाख करोड़ों में उसकी बात करेंगे कि भाई कौन नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, कितनी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, यहां से भी क्वेश्चन अराइज होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो जो नेट रिसीट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, नेट रिसीट की बात करते हैं। क्या है भाई नेट रिसीट? जो नेट रिसीट है क्या होती है? ये देखो जो नेट रिसीट है दोस्तों वो पैसा होता है जो केंद्र सरकार को कर्ज लिए बिना मिलता है, इसको कहते हैं नेट रिसीट। यानी कि वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्ज लिए बिना मिलता है। इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 है टैक्स नेट टू सेंटर, नंबर 2 है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और नंबर 3 है ये वाला नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट दोस्तों। गॉट इट? ये 3 हिस्से हैं इसके। तो जो टैक्स नेट टू सेंटर बताता हूँ इसको, टैक्स नेट टू सेंटर, इसको समझ लो एक बार कि ये क्या है। टैक्स नेट टू सेंटर देखो, ये केंद्र को मिलने वाला शुद्ध कर है दोस्तों, सेंटर को मिलने वाला शुद्ध कर है, यानी कि समझ रहे हैं आप, सॉरी केंद्र को मिलने वाला शुद्ध कर राजस्व, मतलब टोटल जो आपको मिला, टोटल टैक्स आया, जो कुल कर आया, उसमें से राज्यों का दिया गया हिस्सा निकाल दिया, राज्यों को जो दिया स्टेट्स को वो निकाल दिया दोस्तों, तो आपके पास आ गया शुद्ध कर। नेट क्या क्या आ गया? टैक्स नेट टू सेंटर, यानी कि नेट टैक्स दोस्तों निकल गया। नेट टैक्स जो होता है टोटल जो कर है, टोटल टैक्स है, उसमें से राज्यों को दिया हिस्सा हटा दिया, केंद्र को मिलने वाला शुद्ध कर राजस्व निकल गया, जिसे कहते हैं टैक्स नेट टू सेंटर। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे इनकम टैक्स है, समझ रहे हैं आप, ये याद रखना। कॉर्पोरेट टैक्स भी इंक्लूड होता है इसमें, सेंटर का जीएसटी वगैरह भी आता है इसमें, उसका शेयर वगैरह है, कस्टम एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये सब इसी टैक्स नेट टू सेंटर में आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब बात करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू की। ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो सरकार की कमाई जो टैक्स नहीं है, यानी कि जो एक तरीके का टैक्स नहीं है, वो है नॉन टैक्स। मतलब नॉन टैक्स का मतलब टैक्स नहीं है। जैसे आरबीआई ने कुछ सरप्लस दिया दोस्तों, याद रखना। पीएसयू जो कंपनी है, जैसे ओएनजीसी है, स्टील है, सील है वगैरह, तो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है उनका डिविडेंड आया, पीएसयू का डिविडेंड वगैरह है। इंटरेस्ट की रिसीट, जो ब्याज है उसकी रसीद आई, और इसमें कुछ फीस वगैरह है, पेनल्टीज लगी, जैसे आप चालान वगैरह पे पेनल्टी लगती है, स्पेक्ट्रम चार्ज वगैरह हुए, ये सब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। किसमें आते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब बात करेंगे यहां पर ये नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट कर्ज नहीं, ये कर्ज नहीं होता, यानी कि ये बिल्कुल भी क्या है? कर्ज नहीं होता है दोस्तों। जैसे डिस इन्वेस्टमेंट में बात करेंगे आप, एसेट मोनेटाइजेशन की बात करेंगे, लोन रिकवरी होते हैं जो एनपीए वगैरह बन जाते हैं, वो आते हैं नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट में। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट, मेरी बात समझ गए होंगे। और हाँ, टोटल नॉन डेब्ट रिसीट मिला, मतलब ये इन तीनों को मिला के टैक्स नेट टू सेंटर, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट को मिला दिया गया, तो ये बन गया टोटल नेट डेब्ट 1 + 2 + 3 नेट डेब्ट रिसीट को टोटल नॉन डेब्ट रिसीट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 1 2 3 दोस्तों, इन तीनों को
मिलाकर। ये आप देख सकते हो, ये आंकड़े यहाँ पर हैं कि भाई कैसे टोटल नॉन डेब्ट रिसीट कोरोना के बाद 21, 22, 20, 21 के बाद लगातार 16.9, फिर ये बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ा। इस बार कितना है? 36.5%, 36.5%, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? वो भाई ये है टैक्स नेट टू सेंटर 28.7% के आसपास। ठीक है, 28.7% के आसपास है, और 6.7% के पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और ये जो ग्रीन वाला है इसे है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट है। कितने? ये है, ये नीचे वाला दोस्तों। ठीक है, नीचे वाला जितना भी है उतना आंकड़ा है इसमें। गॉट इट? तो ये है टोटल 28.7 और 6.7 के आसपास। समझ गए? अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का वे, यानी कि भारत सरकार कहां पर खर्चे करती है उसकी बात करें दोस्तों। उसकी बात करने वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कहां पर कितना दिया, किसको दिया, कितना दिया, इन सब की चर्चा होगी सॉरी बार बार। और हाँ, व्यय की संरचना क्या है, यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। किसको कितना दिया इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे और भी चीजें आने वाली हैं जिस पर बात करेंगे। पूंजीगत व्यय का क्या मामला है, पूंजीगत व्यय क्या है, फिर उसके बाद ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मेजर आइटम्स हैं उन पर एक्सपेंडिचर क्या है इसकी भी चर्चा करते हैं। चलो अभी आ जाओ, अभी तो बने हैं मजेदार चीजें। भारत सरकार का व्यय समझो, केंद्र का व्यय, सेंटर का जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें है 8,24,114 करोड़ रुपए दोस्तों। कुल बात करेंगे जो ट्रांसफर है वो कितना है, ये देखेंगे आप यहाँ पर, केंद्र में इतना, केंद्र में इतना, कुल जोड़ है ये करीब कितना, 53,47,315। ये टोटल बजट है, इतना भी टोटल बजट है। पिछले साल इतना बजट था, टोटल बजट है ये, टोटल बजट के आंकड़े दोस्तों। सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, इतना 17,14,523 करोड़ रुपए। गॉट माय पॉइंट? अब कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर देख लो क्या है, किसको कितना दिया दोस्तों। समझ रहे हैं आप, किसको कितना परसेंटेज मिला है। 26-27 की बात कर रहा हूं, आगे की बात नहीं करूंगा। देखो ये जो मद है ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन को ग्रांट किया गया है। और ये जो है ये 17.72 ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में दिया गया है, जो प्रोजेक्ट वगैरह है। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर है ये वाला, और येलो वाला है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। और ये 3 पॉइंट वाला है अदर ग्रांट्स, लोन या ट्रांसफर। समझ रहे आप? उसके बाद ये ऊपर वाला ये बचा, ये है हमारा एस्टेबल, नहीं ये फाइनेंस कमीशन दोस्तों, ये फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस नहीं है, ये एस्टेबल। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा, ये वाला चेंज करते हैं अपन थोड़ा। ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ये सेंट्रल, ये वाला सेंट्रल सेक्टर स्कीम या प्रोजेक्ट। ये हमारा अदर सेंटर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम या एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करती है। उसके बाद ये वाला है अदर ग्रांट, लोन और जो ट्रांसफर है ये फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, फाइनेंस कमीशन को, या जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स वगैरह दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? और ये टोटल है इस साल जो टोटल है इन सबको मिलाकर 26-27 में वो कितना है, 53.47 लाख करोड़ रुपए। ये लाख करोड़ में, परसेंटेज में नहीं है, ये टोटल है 53.47 लाख करोड़ जो हमारा टोटल बजट है। ठीक है, अब उसमें सबसे ज्यादा किसमें जाता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वगैरह में दोस्तों। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में नंबर 1, नंबर 2 है अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर में नंबर 2, नंबर 3 पर आ गया ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 3 8.24 है। नंबर 4 पे ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, नंबर 4 आ गया, ये नंबर 4 है। और 5 पे है 3.12 के साथ लोन, ग्रांट और ये सब सारी चीजें। समझ गया आप? ये 26-27 का आपका कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर। गॉट माय पॉइंट? चलो ये है आपका राजस्व और पूंजीगत व्यय की संरचना, रेवेन्यू अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर की रचना है, देख लेना, देखना चाहो तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, यहाँ पर 22.8%, ग्रांट इन एड कैपेक्स में 9.2%, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 67.9%। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति देख लो, ये भी देख लो एक बार, लाख करोड़ में ये भी। तो मैं इस साल के लिए बताऊंगा खाली 26-27 में। ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.2% नंबर 1 पे, और ये 4.9% कितना है, ये ग्रांट इन एड एपेक्स, और इफेक्टिव जो कैपेक्स है वो 17.1% है दोस्तों। कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 3.1%, इसमें ये है ग्रांट इन एड कैपेक्स है 1.3%, टोटल हो गया 4.4% इस साल के लिए दोस्तों 26-27। अब भाई जहां मुख्य चीज थी मैं वहां पहुंचना चाह रहा था, जल्दी जल्दी
हम आगे अब उसी एक्सपेंडिचर पर प्रमुख जो मद है उनमें क्या व्यय दिया है उसकी बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले किसमें ज्यादा ये मद है, मेजर आइटम्स है दोस्तों, याद रखना ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, यस, मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री की बात बाद में होगी। जहां पर मेजर आइटम्स है, जहां पर पैसा भेजा गया उसकी चर्चा करेंगे। गॉट माय पॉइंट दोस्तों? तो इसकी चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 क्या है देखो, ठीक है, समझते हैं। देखो कहां पर कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। 100% लगा लो, नहीं 1000% लगा लो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब 1-2 तो पक्का है आपका क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में। चलो देखिए, मैं पहली बात करूंगा पेंशन की। पेंशन पे बात करेंगे हम। पेंशन पे जो पैसा दिया गया है वो इस साल है 2,96,214 करोड़ रुपए। कितना है? 2,96,214 करोड़ रुपए पेंशन को दिया गया। वही मैं बात करूंगा नंबर 2 रक्षा की। डिफेंस में है 5,94,585 करोड़ रुपए। मैं लिख दे रहा हूँ 5,94,585 करोड़ रुपए डिफेंस में है। और पेंशन में ये पूछा जाता है 2,96,214 करोड़ रुपए पेंशन में। पिछले साल ये 2,76,618 था और ये था 4,91,732। बजट रिवाइज एस्टिमेट में चेंज हो गया। ठीक है, ये देख लेना, 25 साल की बात हो रही है, बजट अनुमान की बात हो रही है। ये हो गया डिफेंस में। सब्सिडी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सब्सिडी है दोस्तों फूड पर। फूड के बाद सब्सिडी सबसे ज्यादा दी जाती है फर्टिलाइजर्स पर। उसके बाद सबसे ज्यादा सब्सिडी आती है पेट्रोलियम पर। ये क्वेश्चन आता है। तो जो फूड पर सब्सिडी है वो सबसे ज्यादा है 2,27,629 करोड़ रुपए। ये नंबर 1 पर है फूड की यानी खाद्य की सब्सिडी। ठीक है, नंबर 2 पर है हमारी उर्वरक 1,70,781 करोड़ रुपए। यह उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी। और जो पेट्रोलियम पर है वो कितनी है? 12,085 करोड़ रुपए। ये हमारी पेट्रोलियम की सब्सिडी है दोस्तों। वहीं कृषि और उससे संबंधित कार्यकलाप के लिए यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में 1,62,671 करोड़ रुपए का अनुमान है इस बार। ठीक है, अब पूर्वोत्तर के विकास के लिए 6,812 करोड़ रुपए, याद रखना, इंपोर्टेंट बताऊंगा। शिक्षा एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन पे इस बार दोस्तों जो बजट है वो है आपका, एजुकेशन पे कितना है? 1,39,289 करोड़ रुपए। 1,39,289 करोड़ रुपए का बजट है इस बार। इतने करोड़ रुपए दोस्तों। ऊर्जा की बात करेंगे एनर्जी की, तो एनर्जी का बजट है इस बार 1,09,029 करोड़ रुपए। कितना है? 1,09,029 करोड़ रुपए ये ऊर्जा का बजट है। विदेश बजट है आपका 22,119 करोड़ रुपए। वित्त यानी कि फाइनेंस का बजट है आपका 20,649 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य हेल्थ इंपोर्टेंट है। हेल्थ का बजट है 1,04,599 करोड़ रुपए दोस्तों। इतना करोड़ रुपए है, 1,04,599 करोड़ रुपए ये हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का बजट है। वहीं गृह जो होम अफेयर है उसके यूनियन टेरिटरी के साथ में है 2,55,234 करोड़ रुपए बजट दोस्तों। ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कितनी है? यह 14,03,972 करोड़ रुपए। 14,03,972 करोड़ रुपए ब्याज का बजट है दोस्तों, ब्याज का बजट है। वहीं बात करेंगे ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास में रूरल डेवलपमेंट में है 2,73,108 करोड़ रुपए। कितना है? 2,73,108 करोड़ रुपए कहां पर है? ये ग्रामीण विकास में 8 है, 8। वैज्ञानिक में देखेंगे तो यह 55,000 के आसपास। सामाजिक कल्याण में सोशल वेलफेयर में दोस्तों 62,362 करोड़ रुपए। ठीक है, 62,000 क्या नाम है? 62,362 करोड़ रुपए दोस्तों। ये वाला ये है कहां पर? सोशल वेलफेयर में। कर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हो। परिवहन में देखेंगे आप तो इतना 5,98,520 करोड़ रुपए। ट्रांसपोर्ट में शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़ रुपए दोस्तों। शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़ रुपए, याद रखना 85,500 एक मिनट 85,522 करोड़ रुपए है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ये सारी जो मदद थी आइटम्स थी मैंने बताई है जो इंपोर्टेंट है, एक भी मिस मत करना। यहाँ पर आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, और कौन कितना ज्यादा है पिछले से ऑलमोस्ट। देखो अर्बन डेवलपमेंट में पिछले से देखेंगे बजट एस्टिमेट में, मैं बताता हूँ किसमें ज्यादा बात बनी है। देखो ये जो बजट है ये हमारा जो पेंशन है ये पहले से ज्यादा है। ठीक है, वही रक्षा का बजट भी हमारा पहले से ज्यादा है। सब्सिडी भी हमारी ऑलमोस्ट ज्यादा है। ठीक है, शिक्षा में एजुकेशन में बात करेंगे तो पहले 1,28,000 के आसपास था, इस बार ज्यादा है, शिक्षा में भी ज्यादा है। वही शिक्षा के साथ एनर्जी में भी ज्यादा है।
ठीक है। एनर्जी के बाद एक्सटर्नल अफेयर में भी ज्यादा है। स्वास्थ्य में देखेंगे तो स्वास्थ्य में करीब 98,311 था, अब कितना है 1,04,599 करोड़ रुपए, ये भी ज्यादा है। ब्याज का भी ज्यादा है। ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास में भी ज्यादा है दोस्तों, ये था पहले। ठीक है, तो सारी जगह ऑलमोस्ट ज्यादा ही है बजट। शहरी विकास में पहले 96,000, हाँ शहरी विकास में कम हुआ है। शहरी विकास के लिए पहले 96,777 करोड़ था, इस बार 85,522 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर घटा है। यहाँ पर शहरी विकास में ये घट चुका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर घट गया, याद रखना। चलो और देखेंगे राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का संसाधन का अंतरण, ये देख लेना आप चाहो तो। नॉट सो मच इंपोर्टेंट, नॉट सो मच इंपोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल अंतरण की बात करें, ये पूरा आंकड़ा है, लेकिन टोटल ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ये भी देखना चाहो तो देख सकते हो। राज्य और संघ क्षेत्रों के मतलब अंतरण की संरचना है ये। फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स, ये सब यहाँ पर कितनी ग्रांट्स हैं देख सकते हो बजट एस्टिमेट में। अब प्रमुख योजनाओं पर पर्वे, ये है बहुत इंपोर्टेंट। जो हमारी प्रमुख परियोजना है, यानी कि इनकी बात करें, प्रमुख योजना यानी कि आउटले ऑन मेजर स्कीम्स, न्यू स्कीम्स एंड सेलेक्ट स्कीम्स विद एलोकेशन मोर देन 1,000 करोड़ इन बजट एस्टिमेट 2026 एंड 27 इन करोड़ में, यानी 1,000 करोड़ से अधिक आवंटन सहित नई योजना और चयनित योजनाएं करोड़ रुपए में दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां से आता है, देखो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसका मतलब यह है दोस्तों कि उन योजनाओं को केंद्रीय प्रायोजित योजना है दोस्तों, और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है वो क्या है, जो मेजर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है प्रमुख, ये उनके आंकड़े हैं। सब पर एक एक करके बात करेंगे। यूरिया भाई बहुत बड़ा है, सब पर एक एक करके बात होगी। ठीक है, सब पर चर्चा होगी, किस पर कितना है एक एक करके बताने वाला हूँ, लेकिन जो इंपोर्टेंट है उनको बताऊंगा मैं। ठीक है, मेजर स्कीम्स जो इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलो किस पे बताऊंगा, जो जो मेजर स्कीम्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी कि केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं दोस्तों। समझे? नहीं समझ गए होंगे। चलिए पहली बात करूंगा मैं राष्ट्रीय आयुष मिशन पर। तो नेशनल आयुष मिशन पर दोस्तों इस बार 1,300 करोड़ रुपए दिए हैं बजट में। ये मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं जो लिखता हूँ उनको लिख लेना आप भी, जिन्हें मैं लिख रहा हूँ उनको आप लिख लेना। 1,300 करोड़ रुपए हैं, 1,300 करोड़ रुपए हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन में। ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन में कितने 1,300 करोड़ रुपए दिए दोस्तों। ठीक है, वहीं समग्र शिक्षा के लिए अगर बात करेंगे हम तो कितना ये है 42,100 करोड़ रुपए, यानी 42,100 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो निर्माण योजना है उसके लिए 12,750 करोड़ रुपए दोस्तों। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएमसी स्कूल के लिए दोस्तों 7,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 7,500 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे और कुछ देखते हैं किस किस में क्या क्या इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है शहरी अर्बन, उसके लिए कितना है 18,625 करोड़ रुपए सॉरी 18,625 करोड़ रुपए। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके लिए कितना है, उसके लिए 9,500 करोड़ रुपए दोस्तों, 9,500 करोड़ रुपए दोस्तों। अर्बन वाली जो है उसके लिए कितना है 18,625 करोड़ रुपए, याद रखना 18,625 करोड़ रुपए। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 4,061 करोड़ रुपए मिले, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो और देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए दिए हैं 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए दिए इसके लिए दोस्तों। अमृत योजना के लिए जो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए, कितना 8,000 करोड़ रुपए दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन वाले के लिए दिए हैं कितना 2,500 करोड़ रुपए, कितना 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं। गॉट इट, 2,500 करोड़ रुपए दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए दिए हैं 6,587 करोड़ रुपए, और नदियों में आपस को जोड़ना उसमें 1,906 करोड़ रुपए, कितना 1,906 करोड़ रुपए दिए, 1,906 करोड़ रुपए दिए दोस्तों। ठीक है, जल जीवन मिशन जेजीएम या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में ये मिले दोस्तों 67,000, लिख देता हूं ये इंपोर्टेंट है, 67,670 करोड़ रुपए मिले हैं जेजीएम के लिए। जेजीएम के लिए 67,670 करोड़ रुपए दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करेंगे, वहां पर 7,192 करोड़ रुपए दिए, 7,192 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, चलो अब एक और आ जाओ जो बहुत इंपोर्टेंट है आपके, मनरेगा, मनरेगा कार्यक्रम भटक की बात करें, पिछले साल था 86,000 करोड़ रुपए, और इस बार कुल भैया 30,000 करोड़ रुपए, मतलब मनरेगा में ये 100% लगा लो, ये क्वेश्चन आ रहा है। जेजेएम में बढ़ा है, पहले 67,000 था, इस समय करीब 670 करोड़ रुपए बढ़ा दिया जेजेएम में, और ये इक्वल रखा है। स्वच्छ भारत मिशन में पहले 7,192 था,
यहाँ भी 7,192 करोड़ रुपए है। लेकिन मनरेगा में पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए था और इस साल मनरेगा के लिए कुल भैया 30,000 करोड़ रुपए रखा है, मतलब बिल्कुल करीब 56,000 करोड़ रुपए घटा दिया। मतलब कितने परसेंट हो सकता है, लगा लिया 50% क्या 70% के आसपास बजट घटा दिया मनरेगा का, करीब 70% के आसपास। 30,000 करोड़ रुपए का मनरेगा प्रोग्राम को दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना था, 19,000 करोड़ रुपए, इस बार भी इक्वल है 19,000 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कितना था, पहले 19,005 करोड़ रुपए, इस बार 19,200 करोड़ रुपए, मतलब बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण वाली है, रूरल वाली, उसमें 54,917 करोड़ रुपए। ठीक है, तो जो रूरल में है दोस्तों, पिछले साल था 54,832 करोड़ रुपए, स्लाइटली बढ़ा है, 54,917 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है, कौन सा मिशन है। मिशन वात्सल देखेंगे, जहां पर पहले 1,500 करोड़ रुपए था, इसमें 1,550 करोड़ रुपए। मिशन शक्ति जो महिला संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए है, पहले 3,150 करोड़ रुपए था, इस बार 3,605 करोड़ रुपए रखा गया दोस्तों। प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो सेंट्रल की सेक्टर स्कीम है मेजर, उन पर बात करेंगे। क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना में जो पीएम आशा है, उसमें पहले 6,941 था, इस बार 7,200 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री जो पीएम किसान योजना है उसमें पहले 63,500 करोड़ रुपए था, इस बार भी सेम है, कितना 63,500 करोड़ रुपए। ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, सेम है, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, भारत विस्तार के लिए इस बार 150 करोड़ रुपए रखा गया, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। और उच्च मूल्य कृषि हेतु सहायता सपोर्ट फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए 350 करोड़ रुपए रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, भाभा के लिए रखा गया करीब 1,800 करोड़ रुपए, न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ रुपए, सारी चीजें। हाँ, यूरिया सब्सिडी पे बताएंगे। यूरिया सब्सिडी के लिए दोस्तों इस बार के बजट में 1,16,805 करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी, समझ रहे हैं। पिछले बार कितनी थी, इस बार थोड़ी कम है, पिछले बार 1,18,900 करोड़ रुपए था दोस्तों, 1,18,900 करोड़ था, इस बार है 1,16,805 करोड़ रुपए। यह है यूरिया की सब्सिडी दोस्तों, गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है और क्या हो सकता है। अन्य का अनुसंधान एवं विकास रक्षा पे देख सकते हैं आप, अनुसंधान एवं विकास रक्षा में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 17,250, पिछली बार था 14,924 करोड़ रुपए। गॉट इट। नेक्स्ट अटल टिंकरिंग लैब यानी कि एटीएल योजना में कितना है, पहले 500 करोड़ नहीं 3,200 करोड़ रखा है, इस बार 3,200 करोड़ रुपए के आसपास रखा है दोस्तों, 3,200 करोड़ रुपए के आसपास रखा है। इंडिया एआई मिशन की बात करेंगे, इंडिया एआई मिशन की बात करेंगे दोस्तों, जहां पिछली बार 2,000 करोड़ था, इस बार बजट घटा दिया 1,000 करोड़ रुपए। इंडिया एआई मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखा गया दोस्तों। ठीक है, पीएम वन पेंशन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए 2,200 करोड़ रुपए रखा गया। वहीं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.2 इसमें रखा गया 1,000 करोड़ रुपए, क्योंकि इसका 1,000 करोड़ रुपए इधर दे दिया है। इंडिया एआई मिशन का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में 1,000 करोड़ रुपए का बजट रख दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात होंगे, नेक्स्ट देखते हैं। NIIF राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि जो है उसमें पहले 3,001 करोड़ रुपए था, इस बार भी 3,001 करोड़ रुपए रखा गया है, गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या हुआ है, कुछ नया ताजा कुछ ऑटोमोबाइल वगैरह में देखेंगे, स्वास्थ्य। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय गंगा योजना दोस्तों, राष्ट्रीय गंगा नेशनल गंगा प्लान में 3,400 था, इस बार 3,100 करोड़ रुपए मतलब घटा दिया। इनके हिसाब से गंगा जी साफ हो गई ऑलमोस्ट, तो ये इन्होंने बजट भी घटा दिया राष्ट्रीय गंगा योजना में, 3,400 का 3,100 करोड़ रुपए कर दिया दोस्तों। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहले था 20,000 करोड़ रुपए, इस बार 22,000 करोड़ का बजट रखा है इन्होंने। ठीक है, सौर विद्युत ग्रिड में इन्होंने रखा है कितना, 1,500 करोड़ रुपए, इस बार है 1,775 करोड़ रुपए दोस्तों। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए सब्सिडी सहित अन्य क्षेत्र अन्य देश सब्सिडी कितनी है, ये रखा है 1,200 पिछले बार, इस बार है 1,103 करोड़ रुपए, 1,103 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, 1,103 करोड़ रुपए दिखाया। ठीक है, 1,103 करोड़ रुपए रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, कुछ और देखते हैं, सड़क निर्माण कार्य वगैरह वगैरह में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन के लिए इन्होंने 1,725 करोड़ रुपए के, पहले 1,707 करोड़ रुपए थे। और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस प्रौद्योगिकी के लिए पहले 10,230 करोड़ रुपए थे, इस बार 10,397 करोड़ रुपए है। स्किल इंडिया कार्यक्रम की बात करें, स्किल इंडिया प्रोग्राम में पहले 2,700 करोड़ रुपए का बजट था, इस बार 2,800 करोड़ रुपए का बजट रखा है इन्होंने। ठीक है,
सड़क निर्माण कार्य में इन्होंने क्या रखा है, तो ये सड़क निर्माण रोड वर्क्स में इन्होंने पहले थे 1,16,292 करोड़ रुपए, 1,21,999 करोड़ रुपए, मतलब बढ़ गया है इस बार बजट। क्या है, बजट बढ़ गया है दोस्तों। यह EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के लिए 7,000 नवासी इस बार बढ़ा दिया है, 7,150 करोड़ रुपए रखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। कितना, 7,150 करोड़ रुपए दोस्तों। ये था पूरा बजट, उसका प्रावधान दोस्तों। अब बजट की रूपरेखा समझेंगे आप। ये है बजट की रूपरेखा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्या बजट की रूपरेखा। चलो यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक ही ग्लांस में है बजट की रूपरेखा क्या है। वैसे समझना चाहो मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ क्या ही समझोगे भाई, इतना कुछ समझने का नहीं है, मैंने ऊपर सब बता दिया डिटेल करके। तो ये आपका पूरा बजट था, पूरी समरी थी। अगर आपको बजट अच्छा लगा दोस्तों, प्यारा लगा है, और मैंने एक्सप्लेन करने की, आपके पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों।